नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर भी करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं साथियों कि जीएस के पार्ट में एक महत्वपूर्ण भाग साइंस का भी आता है। तो आज मैं आप लोगों से साइंस के कुछ टॉपिक हैं उनको बताऊंगा और उनमें से एक टॉपिक पर चर्चा करूंगा। साइंस में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों पार्ट आते हैं। तो अक्सर ये पिछले परीक्षाओं से कई वर्षों से ये देखा जा रहा है कि जो बायोलॉजी का पार्ट है, जीव विज्ञान का पार्ट है, उसमें से क्वेश्चंस बहुत अधिक पूछे जा रहे हैं। अच्छा, अधिक क्यों पूछे जा रहे हैं? वो डायरेक्टली हमारे जो है जीवन स्तर से संबंधित है। डायरेक्टली बिल्कुल कैसे? हमारे पाचन तंत्र, हमारे श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र, पेड़ पौधों के जीवन के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में, तो ये डायरेक्टली है कुछ ऐसे। तो इसलिए ये परीक्षा में जीव विज्ञान से, बायो से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको बायोलॉजी के ही एक टॉपिक पाचन तंत्र पर बात करूंगा। तो पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अगर हम जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। आज मैं आपको लिखवाऊंगा कुछ नहीं, एक रूपरेखा बताऊंगा, समझ विकसित करूंगा, फिर कल से लिखवाऊंगा। तो आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि मुख गुहा से लेकर के और रेक्टम तक, यानी बक्कल कैविटी से लेकर के और रेक्टम तक, आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, ग्रसनली, सबका चित्र हमने बनाया है। सबको समझाऊंगा आज। समझिए, जहां आपको लिखने लायक हो वहां जरूर लिखिए। तो मैं आज आपसे पाचन तंत्र पर बात करूंगा। पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सिस्टम का नाम जब मैंने लिया तो सिस्टम मतलब बहुत सारे लोग काम करते हैं मिलजुल कर, तो उसी को सिस्टम कहते हैं। जैसे सपोज दैट हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, यहाँ कंप्यूटर रखा हुआ है। तो अब कंप्यूटर में कीबोर्ड भी है, माउस भी है, एलसीडी एलईडी भी है और सीपीयू भी है। तो ये सब चीज मिलकर एक सिस्टम हुआ। इसी तरह से जब हम पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम लेते हैं तो उनमें मुख गुहा, ग्रसनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मिलते हैं। इनके साथ साथ में जो सहयोगी अंग होते हैं, जो हमारे भोजन को पचाते हैं, जो रस निकालते हैं, पाचयी रस, वो सहयोगी अंग हैं, उनको भी इसमें शामिल करते हैं। तो ये कई ग्रंथियों का मिलकर के एक समूह बना है, इसी को हम पाचन तंत्र कहते हैं। अब पाचन होता कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पाचन मतलब डाइजेस्टिव होता क्या है। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों के रूप में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन। जटिल भोज्य पदार्थ क्या है? अब आप चावल बना के, पका के अच्छे से खाते हैं, उसको अपने हिसाब से सरल करके खाते हैं। क्यों नहीं कच्चा चावल खा लेते हैं? रोटी, गेहूं पिसाते हैं, सानते हैं, आटा करते हैं, उसके बाद रोटी बनती है, तब उस रोटी को खाते हैं। क्यों नहीं गेहूं खा लेते हैं? तो कुछ इसी तरह से तथ्य हैं। तो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को क्या होता है, क्या कहते हैं? पाचन। अब पाचन होता कब है ये चीज समझते चलिए कि जहां जल और एंजाइम जल और एंजाइम की जब उपस्थिति रहेगी तो इन्हीं की उपस्थिति में पाचन हो पाएगा। अगर ये अनुपस्थित हैं तो कभी जिंदगी में पाचन नहीं होगा। तो
अब तो इतना आप समझ गए कि पाचन क्या है, पाचन की पूरी प्रक्रिया क्या है, उसको हम समझाएंगे अभी। तो सबसे पहले इस कड़ी में सीरियल मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं कि जहां जल और एंजाइम की उपस्थिति रहेगी पाचन वहीं होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पाचन के कुछ अंग हैं, पाचन के कुछ अंग हैं। तो अंग कौन कौन से हैं ये देख लीजिए। एक तो होता है आहार नाल। आहार नाल, आहार नाल का मतलब होता है कि आपके मुख गुहा से लेकर के यहां रेक्टम तक, इस बीच में जितने भी पार्ट आते हैं या इस नली के बीच में जो हमारे भोजन को डाइजेस्टिव करते हैं, पाचन करते हैं, वो सब आते हैं। तो आहार नाल में देखिए मुख गुहा आ गया, यानी कि ये मुख गुहा यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या है, मुख गुहा। उसके बाद में ग्रस नली, ये चीज यहां तक ग्रस नली। उसके बाद आमाशय, ये आपका यहां से लेकर यहां तक ये आमाशय है। ध्यान से देखिएगा साथियों, आमाशय, ये आमाशय है। उसके बाद छोटी आंत, यहां से छोटी आंत शुरू होता है और ये देख रहे हैं घुमाव, यहां तक छोटी आंत होती है। एक चीज और है, छोटी आंत के 3 भाग हैं, उसी में उसी छोटी आंत में ये जो घुमाव वाला देख रहे हैं ये यू आकार का, ये इसको कहते हैं डिओडेनम। सारे पार्ट के अलग अलग काम हैं, अलग अलग वर्क हैं, सारा चीज इकट्ठे बताएंगे, समझ में नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिए। ये मुख गुहा है, ये ग्रस नली है, ये आमाशय है, और ये जो घूमा हुआ है ये डिओडेनम है, मतलब छोटी आंत का भाग। छोटी आंत इसको बोलते हैं, लेकिन इसकी लंबाई सबसे ज्यादा होती है। छोटी आंत इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो व्यास है मतलब त्रिज्या कम होती है, इसकी पतली होती है ये। और बड़ी आंत छोटी होती है लेकिन वो बहुत मोटा होता है, व्यास उसका बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको बड़ी आंत बोलते हैं। तो छोटी आंत ये है, इसके 3 भाग होते हैं। ये जो मुड़ा वाला भाग है इसको डिओडेनम बोलते हैं, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको जेजुनम बोलते हैं, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको इलियम बोलते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, छोटी आंत के 3 भाग, डिओडेनम, जोजेनम और इलियम। डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, ये छोटी आंत के भाग हैं। फिर बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसको यहां से लेकर यहां तक क्या बोलते हैं, सीकम। यहां से लेकर यहां तक क्या बोलते हैं, कोलन। और फिर यहां से लेकर के ये रेक्टम, ये रेक्टम है। तो छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन, पहला हमने बताया डिओडेनम, फिर दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। छोटी आंत के 3 भाग और बड़ी आंत के भी 3 भाग। खैर वो सब बातें जब मैं लिखवाऊंगा तब बताऊंगा। सबसे पहले आप यही समझ लीजिए कि आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से आपके अंग आते हैं। एक तो मुख गुहा हो गया, एक ग्रसनली हो गया, एक आमाशय हो गया, फिर छोटी आंत और फिर बड़ी आंत। अब इसके कुछ सहायक पाचक अंग हैं। जो पाचन होता है भोजन का वो तो इन्हीं में होता है, ग्रसनली में, लेकिन इसके सहायक जो पाचन अंग हैं, जैसे आपको कंप्यूटर चलाने के लिए माउस की आवश्यकता पड़ती है, सहायक है वो, कीबोर्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो अब देखने के लिए कंप्यूटर पे एलईडी की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए इसी तरह से सहायक अंग जो हैं भोजन को पचाने में जो सहायता प्रदान करते हैं, जैसे यकृति हुआ, आमाशय हुआ, दांत और जिह्वा, आंत्र ग्रंथि, आंतों में ग्रंथियां होती हैं जो पाचक जूस निकालती हैं, आंतों में होती हैं, उनके द्वारा भोजन पचाने की प्रक्रिया होती है। तो ये सब हो गए भोजन पचाने के कारक। एक तो हो गया आपका आहार नाल और दूसरा हो गया सहायक पाचन अंग। तो आहार नाल में मुख गुहा आते हैं, ग्रसनली आती है, आमाशय आता है, छोटी आंत आता है और बड़ी आंत आता है। सहायक ग्रंथि में, सहायक अंग में यकृत हो गया, अग्न्याशय हो गया, दांत और जीवा हो गया और आंतरिक ग्रंथि हो गई।
अब सबसे पहले आप भोजन को मुंह में ले जाते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों कि क्वेश्चन आता है कि भोजन पचना कहाँ से शुरू होता है, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि भोजन का पाचन मुंह से ही, मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। तो भोजन जब आप मुंह में रखते हैं, चाहे वो रोटी हो, चाहे चावल हो, चाहे कोई मिठाई हो या कुछ हो, तो आप जब मुंह में रखेंगे आप, तो मुंह में जब जाएगा तो पहले तो उसको दांतों द्वारा पीस पीस कर छोटा टुकड़ा में बदला जाएगा, छोटे टुकड़े में। तो ऐसा तो है नहीं कि छोटे टुकड़े में बदल गया बस वो हजम हो गया, ऐसा नहीं है। दांत का जो काम है वो हम बता रहे हैं, दांत के बारे में भी हम आपको बताएंगे और लिखवाएंगे भी साथ साथ। फिलहाल समझिए आप मौखिक रूप से कि दांत के द्वारा भोजन को काट काट कर छोटे, बहुत छोटे टुकड़ों में किया जाता है। उसके बाद जो मुख होता है आपका, मुख में आपके लार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 जोड़ी लार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। उनमें से क्या होता है, एंजाइम स्रावित होता रहता है। तो जो मुख्य एंजाइम है वो तो एक टाइलिन है और एक डाइस्टेज है, फिर लाइसोजाइम है और म्यूकस है। ये मुख्य की बात बता रहे हैं। अच्छा, टाइलिन और डाइस्टेज ये मिलके क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टोज में बदलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, अब हम ऐसे बताने लगे तो कार्बोहाइड्रेट्स तो 3 प्रकार का होता है। कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, जिसमें पॉलीसेकेराइड जो है वो सबसे जटिल होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टोज में बदलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स जो जटिल पदार्थ होता है, ये पॉलीसेकेराइड जो होता है, स्टार्च जिसको बोलते हैं, स्टार्च को ये माल्टोज में बदलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि स्टार्च का पाचन कहाँ होता है। स्टार्च का पाचन मुख गुहा में ही होता है। कहाँ, मुख गुहा में होता है। तो इसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम है, टाइलिन, मेन मुख्यतः टाइलिन, जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक रूप है स्टार्च, जो पॉलीसेकेराइड होता है, मतलब जटिल पदार्थ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टोज मतलब सरल पदार्थ में ये चेंज करता है, बदलता है। जब सरल पदार्थ में चेंज हो जाता है तभी वो उससे जो है ऊर्जा बनती है और शरीर में उसका हाजमा होता है। तो टाइलिन क्या काम करता है, जितने कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनका जो है पाचन कर देगा, उनको सरल पदार्थों में मतलब बदल देगा वो। उसके बाद लाइसोजाइम का क्या काम है। लाइसोजाइम, जैसे आपने कुछ उठा खा लिया, हाथ भी नहीं धुला, या कहीं ऐसे धूल कण में, तमाम मार्केट में जो फुटपाथ पे होटल वगैरह रहते हैं, छोटे छोटे ढाबे टाइप के, खुले में रसगुल्ला बनाए रहते हैं, खुले में समोसा बनाए रहते हैं, वो दे देते हैं, वही उठा के आपने खा लिया। जो कीटाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु होते हैं वो आपके मुंह में चले जाते हैं। तो ये क्या करता है लाइसोजाइम, ये उनको मारने का काम करता है। किसको, उन्हीं बैक्टीरिया को। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है। अब सोचिए कि अल्लाह या ईश्वर ने कितना सिस्टमेटिक ढंग से आदमी को पैदा किया और बनाया कि हर चीज उपस्थित करी है। टाइलिन हो, चाहे डाइस्टेज हो, चाहे लाइसोजाइम हो। लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया या जीवाणु जो हुई होते हैं हानिकारक, उनको मारता है। म्यूकस क्या है, जब आप भोजन करते हैं, कुछते जब जो है आप देखेंगे तो चिपचिपा हो जाएगा, बिल्कुल चिपचिपा हो जाएगा। तो उसमें म्यूकस मिला दिया जाता है मुंह द्वारा, माउथ द्वारा, कुछते, और जब उसको निगलते हैं आप तो वो एकदम से घम से नीचे नहीं जाता है, लुढ़कते क्रमाकुंचन गति, मतलब स्लोली लपेटते वो नीचे जाता है। अगर झम से गिर जाएगा तो कोई खाना ही ना खाए, जब खाएगा झम से यहाँ गिरेगा तो पेट पकड़ बैठ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि कहने का कि आपके माउथ में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें टाइलिन होता है और डाइस्टेज होता है और लाइसोजाइम होता है और म्यूकस होता है। ये मुख्यतः जो भोजन को पचाने में बहुत जो है सहयोगी हैं। तो कहने का मतलब है कि हमने आपको शुरू में बताया था कि जहाँ जल और एंजाइम की उपस्थिति होती है, तो एंजाइम तो ये हो गया, और जल माउथ में 99% होता है, एंजाइम 1% होता है। लेकिन माउथ में जल कितना होता है,
99%। तो वहाँ जल और एंजाइम की उपस्थिति हो गई तो वहीं से पाचन हो गया शुरू। तो माउथ में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, ये रट लीजिए चाहे लिख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हमेशा माउथ में ही होता है। कोई प्रश्न में दे दिया कि किसमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन, तो अग्न्याशय माउथ दे दिया, फिर उसके बाद में आपका आमाशय दे दिया, छोटी आंत दे दिया, बड़ी आंत दे दिया। तो अब छोटी आंत में लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, आमाशय में लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, बड़ी आंत में लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन हमेशा माउथ में होता है। तो अब माउथ का हो गया आपको क्लियर। दांत क्या काम करता है? दांत भोजन को चीरता, फाड़ता, छोटे टुकड़ों में बांटता है। दांत भी 2-3 प्रकार के होते हैं, वो हम आपको लिखवाएंगे, सिलसिलेवार बताएंगे हर चीज। तो जीभ का कोई काम नहीं होता। जीभ क्या करता है? वो स्वाद के लिए होता है। आगे जीभ के अगले हिस्से से कौन सा स्वाद, पश्च हिस्से से कौन सा स्वाद, बीच के हिस्से से कौन सा स्वाद, वो जीभ स्वाद के लिए होता है। बस दांत जो होता है वो भोजन को पचाने में बहुत सहायक होता है, बहुत कारगर साबित होता है, क्योंकि ये भोजन को चीड़ फाड़ कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। उसके बाद उसमें एंजाइम मिलाया जाता है, क्या? टाइलिन और डाइस्टेज। तो ये दोनों मिल जाता है तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें, उसको पचा करके माल्टोज में बदल देता है, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल देता है। उसके बाद लाइसोजाइम क्या करता है? जितने बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उसमें उनको मार डालता है। म्यूकस हमने बताया ही भोजन को चिपचिपा बनाता है, निगलने में सहायता प्रदान करता है। तो ये हो गया। जब यहाँ से भोजन यहाँ इसमें आता है तो म्यूकस का काम शुरू हो जाता है। वो ऐसे कर्माकुंचन गति करते 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 नीचे यहाँ आमाशय में आता है। ठीक। अब आमाशय में ग्रसनली के द्वारा, जब ग्रसनली में कोई पाचन नहीं होता, ये ध्यान दीजिए कि ग्रसनली में कोई पाचन नहीं होता। पाचन एक तो माउथ में होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसके बाद फिर जब आमाशय में आ जाता है तो आमाशय में पाचन होता है। फिर आमाशय में भी आमाशय के अंदरूनी दीवारों से जूस निकाले जाते हैं। वो हम आपको जब लिखवाना शुरू करेंगे सब सिलसिलेवार तरीके से बताते जाएंगे, पहले आप समझ लीजिए। तो आमाशय के अंदरूनी दीवारों से पाचक रस निकाला जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ करके, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ करके प्रोटीन का पाचन करते हैं। उसके बाद आमाशय लगभग 4 घंटे भोजन यहाँ रहता है, पूरा पाचन यहाँ भी नहीं हो पाता। तो जो छूटा रहता है वो जब नीचे आता है, ये डियोडेनम के जरिए जब नीचे आता है तो इधर से जो अग्नाशय होता है वो अग्नाशयी रस निकालता है इनकी दीवारों पर। इधर से पित्ताशय होता है, वो पित्ताशयी रस निकालता है। तो इन रसों से भोजन पचने लगता है, और पचते पचते फिर भी पूरा नहीं पच पाता तो छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में जो भी बचा रहता है भोजन का भाग, हिस्सा, वो सारा पच जाता है। छोटी आंत जो होता है उसमें भोजन पूर्ण रूप से पच जाता है। बड़ी आंत का क्या काम है? बड़ी आंत में जो भी भोजन में जल की मात्रा रह जाती है वो सोखा जाता है, सोख लिया जाता है। उसके बाद यहाँ निकाल के बाहर कर दिया जाता है रेक्टम द्वारा। अच्छा, छोटी आंत और बड़ी आंत, जहाँ से बड़ी आंत शुरू होती है और जहाँ छोटी आंत खत्म होती है, वहीं पे एक छोटा सा अंग, पहले तो जब मानव आदिवासी था, शुरुआती दौर में जब वो कच्चे पदार्थों का सेवन ज्यादा करता था, पत्ते का, पेड़ की छाल का, जानवरों का, तब ये जो है अपेंडिक्स नाम है इसका, ये बड़ा रहता था और ये उन चीजों को पचाता था। इसका काम क्या है? इसका काम सेल्यूलोज को पचाना है। अब चूंकि सेल्यूलोज मानव धीरे धीरे बदलते प्रवृत्ति में हम लोग नहीं पचा पाएंगे, हम लोग अब नहीं खाते ना भोजन को, अपने हिसाब से सरल पहले कर लेते हैं उसके बाद खाते हैं। तो अब इसका काम हो गया खत्म, तो ये धीरे धीरे छोटा होते चला गया। अब इतना छोटा हो गया कि ये सिर्फ ऐसे लटका हुआ है, इसको कहते हैं अपेंडिक्स। और ये इस समय है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग मानव का अवशेषी अंग है ये, तो इसका कोई काम नहीं है। तो अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि मानव के मुख से लेकर के और रेक्टम तक, मुख गुहा, ग्रसनली, अमाशय, उसके बाद डियोडेनम से होते हुए छोटी आंत, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत,
बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता। बड़ी आंत में भोजन में जो जल अवशेष बचे रहते हैं वही सोखा जाता है, उसके बाद वो बाहर निकाल दिया जाता है मल के द्वारा। अब जितने भी अंग हैं पाचन प्रक्रिया में, जो भी अंग सहायक हैं वो आप लोग समझ गए। अब इधर अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है। दांत का काम आपको पता ही चल गया। आंत्र ग्रंथि, आंत्र मतलब छोटी आंत में, यहीं पर ये आंत्र ग्रंथि होती है और वो भी पाचक जूस निकालती है। तो जो बचे हुए जो है फैट या और जो भी होते हैं वो यहाँ पचता है। तो आप जब हम लिखवाएंगे तो सारा डिटेल वाइज बताएंगे और हर चीज लिखवाएंगे आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा पाचन होता है मुख गुहा में? कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स में अगर पूछ लिया जाए किस चीज का? स्टार्च का। स्टार्च क्या है? स्टार्च जटिल भोज्य पदार्थ है और उसको स्टार्च को किसमें चेंज करता है? माल्टोज में। माल्टोज एक ग्लूकोज का रूप है, ग्लूकोज का रूप है ये माल्टोज। और शरीर को जब ग्लूकोज मिलेगा तभी एनर्जी मिलेगी और शरीर ग्लूकोज ही ढूंढता है, चाहे वो कैसा भी भोजन हो उसमें पाचन करके जूस निकाल लेता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से एनर्जी बनती है। तो एनर्जी की जो है एक जो है ईंधन है शरीर का ग्लूकोज। ग्लूकोज के द्वारा ही जो है हमें एनर्जी मिलती है। तो टाइलिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को माल्टोज में चेंज करता है, यानी कि जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में करता है। कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च है। ये कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार का होता है, जब हम पढ़ाएंगे तब लिखवाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार का होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, जिनमें पॉलीसेकेराइड सबसे जटिल भोज्य पदार्थ है। लाइसोजाइम का काम आप लोग जान गए, म्यूकस क्या है ये भी जान गए। अब इसमें मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं। हाँ, एक चीज बचा है वो मैं आपको लिखवा दूं। कहते हैं जटिल भोज्य पदार्थ क्या है? जटिल भोज्य पदार्थ क्या है? तो एक तो आप जान ही गए कि कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स जिसको किसमें परिवर्तित किया जाता है? माल्टोज में। माल्टोज ये पहला था, ये जटिल भोज्य पदार्थ है ये। दूसरा वसा या फैट, इसको किसमें परिवर्तित किया जाता है? इसको फैटी एसिड में परिवर्तित किया जाता है। ये भी जटिल भोज्य पदार्थ है, इसको सरल भोज्य पदार्थ में बनाया जाता है। तीसरा क्या है? प्रोटीन, इसको किसमें परिवर्तित किया जाता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित किया जाता है। किसमें? अमीनो एसिड में परिवर्तित करके सरल भोज्य पदार्थ बनाया जाता है। ये सब ग्लूकोज का एक रूप है, क्योंकि ग्लूकोज ही चाहिए शरीर को। तो अब वो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित करके अपना ग्लूकोज ले लेता है और शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। तो पाचन की प्रक्रिया आप समझ गए। माउथ के द्वारा, माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, बाकी सब ऐसे नीचे चला आएगा। ग्रसनली के द्वारा जब आमाशय में आएगा तो आमाशय में प्रोटीन वगैरह का पाचन होगा। उसके बाद वो डिओडेनम के जरिए छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत में पाचन होगा क्योंकि यहाँ पर आंत्र जूस निकलता है। उसके बाद में ये बड़ी आंत में जाएगा, जो जल अवशेष बचा रहेगा वो जल यहाँ सोखा जाएगा, बाकी जो मल है वो रेक्टम के द्वारा निकाल दिया जाएगा। ये जो कोलन और रेक्टम के द्वारा जरिए निकाल दिया जाएगा। तो आप लोग मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि पाचन की प्रक्रिया कैसे होती है। अब हम आपको एक एक अंग के बारे में कल से लिखवाएंगे। ध्यान रहे, एक एक अंग के बारे में लिखना है। एक एक अंग के बारे में छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, आपको सारे चीज समझना है और लिखना है। क्लास छोड़ेंगे, क्लास नहीं करेंगे तो ये क्लास कभी मिलता नहीं है। बहुत सारे पेड बैच चलते हैं, 4 दिन पढ़ाएंगे, उसके बाद कहेंगे तबीयत खराब है, ये खराब है, थोड़ा वेट करिए, रुक जाइए, पूरा नहीं पढ़ाते हैं। ये बिल्कुल मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूँ कि आपके समझ में भी आ जाए, नोट्स भी बनता रहे और रेगुलरली ये क्लास चलता रहे। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पूरा क्लास देखा करिए
और बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आप लोग पूरा क्लास देखते हैं, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप लोग पूरा क्लास देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, और इसीलिए मेरा हौसला बढ़ता रहता है। मैं आज नया सब्जेक्ट लेके आया था सामान्य विज्ञान, जिसमें सबसे पहला टॉपिक मैंने सबसे पहला जो है बायोलॉजी हमने शुरू किया, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और बायोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र की एक रूपरेखा हमने बता दी, कैसे कहाँ कहाँ कौन सा पाचन होता है, कौन कौन से सहायक अंग हैं इसके, और कहाँ कहाँ पाचन होता है। सहायक अंगों में दांत के बारे में बताएंगे हम, कितने प्रकार के दांत होते हैं। अग्न्याशय के बारे में बताएंगे, अग्न्याशयी जूस निकलता है। यकृत के बारे में बताएंगे, जो सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आंत्र ग्रंथि में आंत्र जूस निकलता है। ये सब पाचन के लिए सहायक हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे पाचन तंत्र जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम आपको कल से स्टेप बाय स्टेप एक एक अंग के बारे में लिखवाना शुरू कर देंगे। आज आप लोग एक रूपरेखा, एक ओवरव्यू आप समझ गए। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।